हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, यूनिट 5 के फर्स्ट पॉइंट में ये आपको टॉपिक दिखाई देगा, यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स, यूज़ ऑफ असाइनमेंट्स, यूज़ ऑफ वर्कशीट, यूज़ ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। ये 4 टॉपिक उसमें से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज के बारे में। यहाँ पे देख करके कुछ समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताना चाहा है कि इन एक्टिविटीज में, इन क्रियाओं में आखिर कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। हमने नाम दे दिया परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज, यानी प्रदर्शन आधारित क्रियाओं के बारे में हमने बात करनी है। तो प्रदर्शन आधारित क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने नाम लिखे हैं कुछ, परिचर्चा यानी जिसे हम कहते हैं डिस्कशन, इसके अलावा गोष्ठी, सेमिनार्स, कलाओं का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट्स, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, और उसके बाद है पत्रिका प्रकाशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में मैगजीन पब्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद हम इसके यूज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, वन बाय वन मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परिचर्चा के बारे में, डिस्कशन के बारे में। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि डिस्कशन क्या होता है इसके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत होती है। हम सभी जानते हैं कि जब किसी एक टॉपिक पर सब लोग मिल करके अपनी विचार अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे हम सामूहिक परिचर्चा या डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिचर्चा के द्वारा क्या फायदे होते हैं, यानी ये जो क्रिया है परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी है ये, जिसका कि यूज किया जा सकता है, तो उससे फायदा क्या होता है इस डिस्कशन से। तो देखिए, डिस्कशन से मतलब हम सभी व्यक्ति अपनी अपनी कुछ ना कुछ किसी भी क्रिया के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी कार्य के बारे में कोई ना कोई सोच जरूर रखते हैं। अब उस सोच का बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? जो हमारी सोच होती है वो हमारे व्यक्तित्व की परिचायक भी होती है, ये हम जानते हैं। हमारी पर्सनैलिटी को शो करती है जो हमारी सोच होती है, जो हमारी अभिव्यक्ति होती है। अब क्लास में हमेशा एक शिक्षक जाता है और क्लास में पढ़ा करके जो भी बताना होता है लेसन के बारे में, टॉपिक के बारे में, वो देता है, डिलीवर करता है ज्ञान और आ जाता है। बच्चों को विचार अभिव्यक्ति करने का मौका नहीं मिल पाता, तो इसी के लिए ये परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज यूज की जाती हैं जिससे कि बच्चों को भी विचार अभिव्यक्ति का मौका मिले। और उसमें से जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं डिस्कशन, परिचर्चा, वो मुख्य है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला फायदा बच्चे को मिलता है वो यही है कि इसमें उसके बोलने का मौका मिलता है, अपने मन की बात, अपने मन के विचार, जो भी उसके मन में है उस टॉपिक के बारे में, उसकी सोच है, उसका दृष्टिकोण है, वो यहाँ पे बता सकता है। ये सबसे पहला फायदा रहता है परिचर्चा या डिस्कशन का। तो ये एक मुख्य एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज में मुख्य क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करती हूँ गोष्ठी, सेमिनार्स। आपने भी बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे या आपने इसके बारे में सुना होगा कि सेमिनार्स में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सेमिनार्स में क्या होता है, बच्चे अपने जो भी टॉपिक्स होते हैं या फिर उनकी जो भी कोई जिज्ञासा के प्रश्न हैं या उनके मन में जो भी कुछ ऐसा उलझन वाले प्रश्न हैं, वो यहाँ पे एक विषय विशेषज्ञ होता है उससे पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो इन सेमिनार्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो टॉपिक है उसके जो विषय विशेषज्ञ हैं, यानी उस टॉपिक के बारे में जो अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। अब एक
एक चीज मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि विषय विशेषज्ञ अगर हमारे पास नहीं पहुंच पाए या हमारी पहुंच उन तक ना हो तो क्या ये सेमिनार नहीं हो सकता? हो सकता है। तब या तो अध्यापक खुद उस विषय विशेषज्ञ की भूमिका का निर्वाह करेगा या फिर विद्यालय के, महाविद्यालय के किसी और अध्यापक के द्वारा भी ये किया जा सकता है, प्रिंसिपल के द्वारा भी ये किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फायदा क्या होता है इस एक्टिविटी का, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, बच्चे जब सेमिनार का आयोजन होता है विद्यालय में तो बच्चे क्या करते हैं, खुद भी पढ़ करके आते हैं उस टॉपिक के बारे में और उसके बाद विषय विशेषज्ञ के द्वारा पूरी तरह से उस टॉपिक की व्याख्या की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है और उसके बाद अगर बच्चों के कोई भी प्रश्न होते हैं तो बच्चे उस एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से अपनी सारी की सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, जो कुछ भी जानना चाहते हैं, जो भी उन्हें नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में वो जान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी बच्चों को विचार अभिव्यक्ति का मौका मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल विषय विशेषज्ञ या अध्यापक या जो भी आपने सब्जेक्ट वहां पे एक्सपर्ट बुलाया है वही बोलेगा, नहीं, यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है सेमिनार्स में। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड है कलाओं का प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट्स। कलाओं का प्रदर्शन, आर्ट क्या होता है? कला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बच्चे से, जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में, ड्राइंग में, इनमें या फिर हस्त कौशल जिसे हम कहते हैं, हस्त कौशल में बच्चे जो निपुण होंगे उनका यहाँ पे आकलन किया जा सकता है। ये भी एक एक्टिविटी है। जैसे बच्चों से हम मिट्टी के खिलौने बनवा सकते हैं और इसके अलावा अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए उनको कह सकते हैं। तो ये सब किसमें आएगा, यहाँ पे कलाओं का प्रदर्शन अर्थात प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट्स में आएगा। तो ये भी एक मुख्य जो है क्रिया है प्रदर्शन के आधार पर, जिसमें कि बच्चे उस तैयार करके किसी चीज को उसके बाद उसका प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो आकलन कैसे किया जाता है इन सब चीजों के द्वारा, यहाँ पे प्रदर्शन आधारित आकलन चलेगा। ठीक है, बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जो भी कुछ उन्हें आता है, जो भी कुछ उन्होंने सीखा है, जो भी कुछ उनके पास ज्ञान है, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके द्वारा? एक्टिविटीज के द्वारा। ठीक है, एक्टिविटीज के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के द्वारा अपने ज्ञान को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट्स में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है, बच्चों से जैसे मिट्टी के खिलौने बनवाए हैं आपने, या फिर कोई और आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, अनुपयोगी चीजों से बच्चों को उपयोगी चीजें बनाने के लिए बोला है, तो ये सब किसमें आएगा? ये आएगा इसी में, कलाओं का प्रदर्शन में, प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इसके बाद है भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या फिर बच्चे में हम ये कह सकते हैं कि हम क्या करने चाहते हैं, उसको एक्सपर्ट करना चाहते हैं अभिनय में। ठीक है, अभिनय में आपने बच्चों को एक्सपर्ट करना है, एक्टिंग में एक्सपर्ट करना है, तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या किया जाता है, इसमें बच्चे रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले किसका करेंगे, वो किसी का भी रोल प्ले कर सकते हैं, जिसको हम नाटक कहते हैं ना, नाटक करना। ठीक है, और अभिनय या एक्टिंग नाटक की मुख्य विशेषता है, हम सभी जानते हैं, मेन गुण। जब हम कोई नाटक देखते हैं, या नाटक के रूप में मैं एक ही बात बोलूंगी, रामलीला सभी देखते हैं ना, दशहरे से पहले जो रामलीला होती है वो हम सभी देखते हैं। तो रामलीला में हम रामलीला में क्या देखने जाते हैं, वो एक नाटक ही तो होता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति भूमिका निर्वाह कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। कैसे, कोई राम बना हुआ है, कोई लक्ष्मण बना हुआ है, कोई रावण बना हुआ है, कोई सीता बनी हुई है, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो विद्यालय में भी आप बच्चों से रोल प्ले करवा सकते हो। अब आप कहोगे कि क्या करें, विद्यालय में रामलीला करवाने लग जाए बच्चों को, तो नहीं, यहाँ पे मैं वो नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे होगा कि आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, कोई इतिहास से संबंधित भी उससे एक्टिंग करवा सकते हैं, अभिनय करवा सकते हैं,
ये भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। अभिनय करने से बच्चे में क्या किसी गुण का विकास होता है क्या? तो मैं कहूंगी कि सबसे पहला तो उसे विचार अभिव्यक्ति आ जाती है। बच्चे जब नाटक करते हैं, नाटक खेलते हैं, तो आपने देखा है कि बच्चों को क्या करना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि वो उस जिसका भी वो रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी भी वो भूमिका अदा कर रहे हैं, पहले तो उसकी स्टेज तक जाएंगे, उतनी नॉलेज लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। जो भी रोल प्ले, वो जिसका भी रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके व्यक्तित्व को अपने आप में लेकर के आएंगे। क्या ये आसान है? नहीं, इसके लिए भी टैलेंट चाहिए। इसके बाद वो डायलॉग्स तैयार करेंगे, याद करेंगे। क्या मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होगा? होगा, मानसिक शक्तियों का विकास, डायलॉग्स तैयार करना, फिर याद करना और फिर एक्टिंग करते हुए उन डायलॉग्स को प्रेजेंट करना। क्या आसान है इतना? या फिर इतना ज्यादा अपने ये कह सकते हैं तो कोई भी कर लेगा? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, सबके लिए ये करना आसान नहीं है। इस तरह से यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे बच्चे रोल प्ले के द्वारा भी अपनी क्रियाओं को, अपने प्रदर्शन को दिखा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अब रामलीला नहीं करवानी तो इसका मतलब कोई और ऐतिहासिक नाटक बच्चा कर सकता है यहाँ पे। इसके अलावा इतिहास से संबंधित और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, उनके भी उन्होंने बहुत युद्ध लड़े हैं, तो ऐसे इस तरह से उनकी भी वीरता को प्रदर्शित कर सकता है। तो रोल प्ले या भूमिका निर्वाह भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट, पत्रिका प्रकाशन। अच्छा, यहाँ पे समाचार प्रकाशन, समाचार पत्र प्रकाशन भी आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे ये लगा कि प्रत्येक विद्यालय के लिए समाचार पत्र यानी न्यूज पेपर पब्लिकेशन करना आसान नहीं होता कि खुद का अलग से एक न्यूज पेपर निकाले, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख सकते हो। ठीक है, मुझे ये लगा कि पत्रिका यानी कि मैगजीन पब्लिकेशन का काम तो मुझे लगता है प्रत्येक विद्यालय के द्वारा किया ही जाता है। साल में एक मैगजीन निकाली जाती है, वैसे तो टाइम टू टाइम निकाली जानी चाहिए, साल में कई बार, लेकिन ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार तो एक पत्रिका का, एक मैगजीन का प्रकाशन पब्लिकेशन किया ही जाता है, हम सभी जानते हैं। अच्छा, ये मैगजीन जो होती है विद्यालय में जिसका प्रकाशन किया जाता है, पत्रिका प्रकाशन, तो इसमें बच्चों को क्या फायदा मिलता है तो आपको पता ही है, आपने भी बहुत सारे बच्चों ने इसमें अपने लेख प्रस्तुत किए होंगे, अपने विचार अभिव्यक्ति की होगी, तो उसी तरह से बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपना जो भी कुछ योगदान देना चाहें, चाहे वो कोई किसी टॉपिक पे अपने विचार लिख करके देना चाहते हैं, कोई ऐसे यानी कि लेख देना चाहते हैं, या कुछ कई बार बच्चे पहेलियाँ, या फिर इसके अलावा कई बच्चे जोक्स, जो कि अच्छे जोक्स की श्रेणी में आते हैं वो, या फिर कुछ सद्विचार से संबंधित जिससे कि अच्छी लोगों तक, पढ़ने वाले तक जो है उनका ज्ञान जा सके, अच्छी बातें वो देते हैं, सुविचार देते हैं। इसके अलावा कोई अच्छी कहानी अगर उन्होंने लिखी हुई है तो वो भी इसमें छपवाने के लिए देते हैं, प्रकाशन के लिए देते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा टैलेंट या उनकी बहुत सारी जो है सृजनात्मकता उनमें छिपी हुई होती है, वो छिपी हुई जो उनकी प्रतिभा है, सृजनात्मकता है, टैलेंट है, वो इसके द्वारा निकल करके सामने आता है पत्रिका में, जब उनके द्वारा लिखे गए या दिए गए लेख छप करके सामने आते हैं, दूसरे लोग उनसे पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज, तो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज में आखिर एक्टिविटीज कौन कौन सी आती हैं, तो परिचर्चा, डिस्कशन, गोष्ठी, सेमिनार्स, कलाओं का प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट्स, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और पत्रिका प्रकाशन, मैगजीन पब्लिकेशन। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है, हमने इन सब का यूज देखना है। जिस तरह से हमने यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स पढ़ा था, यूज ऑफ असाइनमेंट्स पे हमने बात की थी, यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, यूज ऑफ वर्कशीट, तो उसी तरह से हमने बात करनी है कि इन परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज के अंतर्गत ये जो एक्टिविटीज होती हैं
इनसे फायदा क्या होता है या इनका क्या महत्व है, इनका यूज क्या है, उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि इससे क्या होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में ये सहायक होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर यूज पूछा जाए तो क्या करेंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में उपयोगी, ठीक है, इससे ये होता है। महत्व पूछा जाए तो थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाएगी, वर्ड चेंज नहीं होंगे, भाषा थोड़ी सी बदल जाएगी। ये सब मुझे लगता है आप जिस लेवल पे हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बात की है कि ये जो एक्टिविटीज होती हैं उससे किस तरह से हम जानना, संज्ञानात्मक विकास होगा, भावात्मक होगा और क्रियात्मक होगा। सबसे पहले तो ये जान लो ये होते क्या हैं ये विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब किसी चीज का संज्ञान हो जाना। इस शब्द को देखो, संज्ञान, सम धन ज्ञान, संज्ञान, सम का मतलब समान रूप से या संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है, ये है इस शब्द का मीनिंग। तो बच्चे जब इन एक्टिविटीज में अपना योगदान देते हैं या इन्वॉल्व होते हैं इन एक्टिविटीज में, तो क्या होता है कि बच्चे उस चीज के बारे में, उस कार्य के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं जिससे संबंधित ये सब कुछ प्ले किया जा रहा है, ठीक है। ये सब का आयोजन जिस भी टॉपिक को समझाने के लिए किया जा रहा है, बच्चे उसका पूरा संज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान ले लेते हैं। फिर भावात्मक, भावात्मक मतलब भावनाओं का विकास। तो जब हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैंने अभी बताया ना ऊपर, विचार अभिव्यक्ति की, सृजनात्मकता दिखाने की, टैलेंट दिखाने की, प्रतिभा दिखाने की हमें क्षमता है हमें, या हमें ये स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये कैसा विकास हुआ, हमारी भावनाओं का विकास। हमें कहीं पे भी दबाया नहीं जा रहा, बल्कि हमें स्वतंत्र रखा गया है। फिर क्रियात्मक, तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया है ना, क्रिया कर रहे हैं बच्चे, और वैसे तो सब में ही क्रिया हो रही है, कहीं पे भी बच्चे निष्क्रिय नहीं है, हर जगह पर बच्चे क्रियाएं कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला यूज जो हो गया वो है कि ये संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास करने में सहायक है। इसके बाद देखिए, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का योग होता है। योग मतलब दोनों क्रियाएं इकट्ठी ही चलती हैं, दोनों में तालमेल होता है। कैसे होता है ये जान लीजिए। बच्चे इसमें शारीरिक क्रियाएं, यहाँ पे मैंने बता दिया क्रियाएं कर रहे हैं क्रियात्मक के अंतर्गत, यानी शारीरिक रूप से क्रियाशील हैं। क्या मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं है? बिल्कुल है, मानसिक रूप से भी क्रियाशील। तभी तो बच्चे यहाँ पे अपने जो टॉपिक है उनको तैयार करके लाएंगे, डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पे अगर है तो यहाँ भी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है अपने आप को दिखाने की, जो भी उनकी नॉलेज है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी वो यहाँ पे मांग सकते हैं। अब अगर मानसिक प्रक्रिया ही नहीं चल रही या मानसिक क्रिया ही नहीं चल रही, मानसिक रूप से वो कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं, एक्टिव ही नहीं है, तो बताओ क्या टॉपिक के बारे में जब वो एक्सपर्ट से सुनेंगे तो क्या उनके मन में कोई प्रश्न आ पाएगा? नहीं आएगा। सुन रहे हैं तभी तो कोई चीज ऐसी होगी जो समझ नहीं आएगी, जिसे दोबारा पूछना पड़ेगा या फिर उससे संबंधित कोई प्रश्न होगा। अब सुनेंगे ही नहीं तो प्रश्न कहाँ से आएगा? प्रश्न भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं उनमें दोनों क्रियाएं ही एक साथ चलती हैं, शारीरिक क्रियाएं भी और मानसिक क्रियाएं भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है सृजनात्मक शक्तियों के विकास में सहायक। तो स्टूडेंट्स एक बात देखिए, क्या ये जो ऊपर सब चीजें लिखी हुई हैं इनमें से किसी में भी सृजनात्मक शक्तियों का विकास नहीं होगा बालक में? बिल्कुल होगा, एक एक में होगा। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे देखो, बच्चा अपने आप से सारा कुछ मैटर कलेक्ट करके लाएगा और यहाँ पे क्या करना है, डिस्कशन के दौरान उसको अपना मत रखना है सामने कि मुझे ये लगता है, मैंने ये पढ़ा है, मेरा ये मानना है, मेरा ये दृष्टिकोण है, मेरी ये सोच है। तो बताओ क्या ये सृजनात्मकता नहीं है उसकी? प्रेजेंट किस तरह से करेगा अपने आप को डिस्कशन के दौरान, अपनी बात को किन शब्दों का प्रयोग करके अच्छे से दूसरों के सामने रखेगा? क्या ये यहाँ पे उसकी सृजनात्मकता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसके अलावा सेमिनार में भी मैंने जैसे कि बताया कि
बच्चे केवल सुनते ही नहीं है एक्सपर्ट की बातों को, बल्कि खुद भी प्रेजेंट करते हैं उस टॉपिक को, उनकी भी पूरी तरह से यहाँ पे भागीदारी होती है। तो यहाँ भी सृजनात्मकता, वो अपने आप को दिखाएगा। और फिर देखो, एक एक्सपर्ट के सामने दिखाना है अपने आप को या स्टेज पे जाकर के बोलना है, तो क्या वो अपने इस हुनर, जो भी उसमें सृजनात्मकता का गुण है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, इसके अलावा जो भी वो उचित शब्द उसको चयन करना जिससे कि वो अपनी बात को सामने वाले तक अच्छी तरह से पहुंचा सके, तो क्या ये सृजनात्मकता नहीं है? यहाँ मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो पूरी तरह से सृजनात्मकता आएगी, क्रिएटिविटी उसके निकल करके आएगी। फिर यहाँ पे भी क्रिएटिविटी निकल करके आएगी, और यहाँ पे भी, क्योंकि वो यहाँ पे जो भी लेख है, कहानी है, वो लिखेगा तो अपने बिहाफ पे लिखेगा ना, अपने सृजनात्मक प्रतिभा के आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर लिखेगा और फिर उसमें छपने के लिए देगा। तो इस तरह से ये जो क्रियाएं होती हैं, इसका ये भी यूज है कि इससे बच्चों की जो सृजनात्मक शक्तियां हैं वो विकसित होती हैं। उसके बाद देखिए, सर्वांगीण विकास में सहायक। सर्वांगीण विकास में सहायक मतलब देखिए, यहाँ पे सभी प्रकार के विकास की बात कर दी गई है। सर्वांगीण विकास मतलब उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, फिर उसका सांस्कृतिक विकास, इसके अलावा उसका और कौन सा विकास रह गया? संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें से देख लो कौन कौन सा विकास आ गया, कौन सा नहीं। तो शारीरिक विकास की यहाँ बात हो गई है, मानसिक विकास की यहाँ बात हो गई है, फिर सृजनात्मक शक्तियों का विकास, ये भी मानसिक विकास में ही आता है। संज्ञानात्मक विकास हो गया है, भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस उसके सारे के सारे सेट हो जाएंगे, क्रियात्मकता भी उसमें आ जाएगी, वो एक्टिव रहेगा। तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जो एक विकास रह गया, वो जो सामाजिक विकास है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकास है। तो स्टूडेंट सुनिए, यहाँ पे बच्चा जब डिस्कशन करेगा तो क्या करेगा, क्या उसे अपने आप को, वो जो छोटा सा समाज है उसका, क्योंकि समाज क्या होता है अभी भी बताने की जरूरत नहीं होगी, समाज होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग एक टॉपिक पे बात करते हैं या अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे हम समाज कहते हैं। तो वो जो कक्षा है ना जिसके अंदर ये डिस्कशन चल रहा है, वो भी एक समाज बन गया। अब बच्चे को क्या होना होगा, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है उसका समाज में एडजस्ट होना, सामंजस्य स्थापित करना, अपने आप को एडजस्ट फील करना अपने समाज के अंदर। तो यहाँ पे बच्चा अपनी बात को रखेगा तो दूसरों का सपोर्ट भी करेगा, खुद भी दूसरों का सपोर्ट लेगा, अपने समाज में एडजस्ट होगा। ऐसे ही समझ लो कि अपने टर्न की वेट करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट, सामंजस्य स्थापित हो रहा है, सहयोग की भावना आएगी उसमें। यहाँ पे भी सहयोग करके चलना पड़ेगा। अगर कोई उसकी बात को नहीं मानेगा तो क्या करेगा, जाकर के उसके थप्पड़ लगा देगा? नहीं, बल्कि विचारों के द्वारा या फिर अपनी बातों के द्वारा दूसरे को कन्विंस करना होगा अपने विचारों के प्रति, उनके जो विचार हैं उनको पॉजिटिव करना होगा। ठीक है, तो सामाजिक विकास यहाँ भी आएगा, और सामाजिक विकास मुझे लगता है सभी जगह ही आएगा, सभी जगह उसका जो सामाजिक विकास है। और इसी सामाजिक विकास के अंतर्गत या इसको जोड़ने से बात आ गई है सर्वांगीण विकास की। क्या क्योंकि यहाँ पे सहयोग की भावना हर जगह पे रहेगी। अब रोल प्ले में देख लो, क्या करेगा, जैसे मान लीजिए 3-4 लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं किसी नाटक के दौरान, तो क्या करेगा, वो कहेगा पहले मेरे डायलॉग्स बुलवा लो, मेरा प्रदर्शन सारा का सारा जो भी मेरा है रोल प्ले वाला, मैं मेरा रोल कर दूं और उसके बाद तुम बोलो। नहीं, सहयोग की भावना तो यहाँ भी रखनी होगी उसको, तब ताकि जब उसका रोल आए तब वो बोले, अदरवाइज वो अपना जो भी उसका उस टाइम पे है चुप रहने का है तो वो आराम से सुने। तो यहाँ पे भी कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए, और सहयोग की भावना सब जगह ही चाहिए, सामाजिक विकास सब जगह ही होगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट सर्वांगीण विकास भी इसमें आ जाएगा। ये है इसका यूज, उपयोगिता, महत्व और इंपॉर्टेंस के अंतर्गत आने वाले बिंदु। तो यूज ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्टिविटीज कौन कौन सी आती हैं ये भी बता दिया है, और इसके साथ मैंने ये भी बता दिया कि इनका यूज क्या है, इनसे फायदे क्या हैं अगर बच्चे से ये एक्टिविटीज कराई जाती है। तो इसके साथ ही ये जो यूज ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज हमारा जो ये टॉपिक है यूनिट 5 का फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आता है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो हमने सेमिनार्स, गोष्ठी, यहाँ पे जो बात की इस एक्टिविटी की, तो
तो ये आपकी एक अलग से भी आएगा, यूज ऑफ सेमिनार्स। सेमिनार्स का क्या यूज है, जैसे हम यूज पढ़ रहे हैं सब चीजों के, यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स, यूज ऑफ असाइनमेंट्स, यूज ऑफ वर्कशीट, यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। आज का टॉपिक था यूज ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज। तो ऐसे ही अभी 2 टॉपिक और बाकी हैं जिसमें हमने पढ़ना है यूज ऑफ सेमिनार्स एंड यूज ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये 2 टॉपिक हमारे अभी शेष हैं जिनको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।